This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे, रोज़ाना की तरह बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मार्केट्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेहमान और मेज़बान के किरदार में होंगे आज डॉक्टर बिलाल अहमद साहब। वेलकम करते हैं उन्हें। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी तवक्को है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ये आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, ये किस वजह से, खैर इसके बारे में बाद में मालूमात करूँगा आपसे। लेकिन बुनियादी जो मसला आपके सामने रखूँ कि लोग बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि कभी कभार मैं कुछ, और हमारी गुफ्तगू तो वैसे ही पढ़ी लिखी गुफ्तगू एक मुख्तलिफ सतह पर हो रही होती है, तो लोग चंद चीज़ें जानना चाहते हैं। तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वगैरह के कुछ फार्मूला मैं पता क्या कहता हूँ। मैंने अगले दिन एक बंदा मुझसे पूछने लगा, सर फाइनेंस क्या है? मैंने कहा फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक्स की एक लौती औलाद है जिसकी अपनी शख्सियत है। बाकी सब जो हैं इकोनॉमिक्स की शाखें, वो उसकी औलाद ज़रूर तस्वुर की जा सकती है, लेकिन उनकी शख्सियत में कोई फ़र्क नहीं है। उसूल, कवायद व ज़वाबित एक है। लेकिन फ़ाइनेंस जो है वो एक अपनी शख्सियत रखने वाला एक उसका बेटा है या बेटी है। तो ये मैंने कहा आपसे आज जिक्र करूं, अगर आप इस बारे में कुछ इजाफा करना चाहें तो। जी जनाब। मैं थोड़ा बायस हूँ क्योंकि हाँ, असल में हम फाइनेंस को कई एंगल से देखना होगा हमें, क्योंकि फाइनेंस जो है वो ये बेसिक एजेंसी है, बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज है, जहाँ पे हम एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं जी। और फर्म्स की सूरत में, इंडिविजुअल की सूरत में, हाउस होल्ड की सूरत में, सोसाइटी की सूरत में, इकोनॉमी की सूरत में। तो ये जो एस्टिमेशंस हैं, रफ एस्टिमेशंस एंड फेयर एस्टिमेशंस, वो फाइनेंस ही के ज़रिए हो रही होती हैं जी। और अब दुनिया के अंदर हर चीज़ के लिए क्वालिटेटिव नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के ऊपर बेस किया जाता है, और उसके लिए मुझे एस्टिमेशंस करनी होंगे। और जब मैं ये देखता हूँ कि मेरी सोसाइटी के अंदर या मेरी इकोनॉमी के अंदर मेरी हर चीज़ पैसे से लिंक है, आई हैव लिंक ऑल थिंग्स विद द प्राइस, तो आई नीड टू कैलकुलेट दीज थिंग्स। तो जब मैं इन चीज़ों को कैलकुलेट करूँगा तो वहाँ पे फाइनेंस आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं हमेशा से, क्योंकि आपका भी ताल्लुक़ जो है वो इल्म तदरीस के शोबे से है, तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी एक्सट्रीम्स पे नहीं होना चाहिए। चाहे इंसान, आपने कल नज़रियात की बात की, नज़रियाती बात की, नज़रियात में भी कभी इंतहाओं पर नहीं होना चाहिए, और तालीम व तदरीस के शोबे में, तहकीक के शोबे में भी इंतहा पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक नेचुरल टेंडेंसी होती है पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर, कि अगर आप एक किसी मकतब फ़िक्र, और इसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, एक नज़रिए या साइंसी नज़रिए, कि अब तो हर चीज़ ही साइंस हो गई, सोशल साइंस। तो मैं ये कहता हूँ देयर शुड बी ए नाइस ब्लेंड बिटवीन द rather numeric, arithmetic side of economics and the more psychological side of economics, जिसे behavioral economics है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि ये एक इंसानी फितरत की स्टडी है। आप बताएं, पहले दिन मैंने इकोनॉमिक्स की पहला जुमला पढ़ा, आप भी नाजरीन को उसके बारे में आगाही दीजिए। माशियात के बारे में जब पहले इंसानी तवक्कुआत के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं गालिब ने बहुत साल पहले बता दिया कि माशियात क्या होता है। मेरा ख्याल है कि इट्स अ साइंस ऑफ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ नेचर एंड सोसाइटी, फिर उसके अंदर सोसाइटी में इकोनॉमी आ जाएगी। बड़ी खूबसूरत बात है। हाँ, क्योंकि जब आप लार्जर डेफिनेशन, जी यूनिवर्सलाइजेशन जो है, अब उसका स्पेसिफिक में आ जाए तो स्केर्सिटी एंड चॉइस के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो निकाल रहा होता हूँ, और एक कर्व है प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, जो उस कर्व को जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं उसको क्यों कर रहा होता हूँ? असल में मैं मैक्सिमाइज कर रहा होता हूँ यूटिलिटी सोसाइटी की। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करूँ, बल्कि मैं सोसाइटियल बेनिफिट को, बिहेवियर ऑफ सोसाइटी को, मार्जिनलाइज जो तबके हैं उनको मेन अरीना में लाने के लिए अपनी पॉलिसीज़ मरतब करता हूँ। तो ये असल में मैं सोसाइटियल बिहेवियर को एनहांस या अच्छा बनाने के लिए काम करता हूँ। तो मेरा नज़रिया देखने का प्रैग्मैटिक, मैंने आपसे कल भी ये बात हुई थी कि आइडियल अब नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, जो कुछ होगा प्रैग्मैटिक होगा। लेकिन माशियात की स्टडी के बारे में वो नॉर्मेटिव वाला झगड़ा बड़ा है।
बोले अच्छे और बुरे का फैसला हम नहीं करेंगे, ये मोरालिटी का नहीं करेंगे। जी जी, मोरालिटी नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके 3-4 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हम करेंगे, दूसरा कहता है हम नहीं करेंगे, तीसरा कहता है जो है प्रैग्मैटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हम करेंगे लेकिन हालात के हिसाब से, जो हालात के मुताबिक अच्छा होगा वो हम करेंगे। दो जुमले पढ़े थे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनइलास्टिसिटी के बारे में, उसमें लिखा हुआ था, जब हमें उसने बताया, उस्ताद ने, हमारे बहुत अच्छे उस्ताद थे, उन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो जज नहीं करेगी सही और गलत के दरमियान, उसमें कोई मयार नहीं है मोरालिटी का कि अच्छा और बुरा क्या वो है। उस वक्त अगर ये एक स्टूडेंट जो डिसिप्लिन के तौर, जी जी, एज ए डिसिप्लिन अगर आप इकोनॉमिक्स को एज अ बेसिक्स के तौर पे आप पढ़ते हैं तो आपको ये जुमला बताया जाएगा। लेकिन अगर आपको एडवांस स्टडीज़ के तौर पे इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाए और आप उसके अंदर इल्म तदरीस में बहुत आगे जाएं और पॉलिसी मेकर बने, और पॉलिसी मेकर के साथ साथ सोसाइटी के फैसले लेने के इख्तियार आपके पास हों, तो आपको ये सोचना है, ये दुनिया के बड़े जर्नल्स में, रिसर्च जर्नल्स में क्यों फिर मिश्किन की किताबों में ये लिखा गया, क्यों डरीडा ने ये लिखा, क्यों नीत्शे ने ये लिखा, फिर नहीं, उन्होंने ये लिखा है। ये इसके अलावा हैबरमार्क्स ने ये लिखा, ठीक है, सेन ने ये लिखा, जो सेन हमारे इंडिया के अंदर जो जिसको नोबेल प्राइज मिला, अमर्त्य सेन, और उसका जो अगेंस्ट रॉल्जियन स्कूल ऑफ थॉट जो है, रॉल्स ने लिखा, जिसने अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी, रिचर्ड रोटी ने लिखा इसके लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के सिर्फ स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स को समझना चाह रहे हैं, माशियत को समझना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आपके लिए ये स्टेटमेंट बेहतर है कि इस वक्त आप जज ना करें कि सोसाइटी लिए इफेक्ट क्या होगा। लेकिन अगर आप ऊपर की सतह पर आ जाते हैं और पॉलिसी मेकर बन जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। नाम याद करा दिया आपने, मुझे तो लगता था दुनिया में एक ही मईशत दान है, डॉक्टर महबूबुल हक, उनकी थ्योरियाँ दुनिया चुरा चुरा के तरक्की कर रही है। मुझे तो लगता था दुनिया में और कोई मईशत दान है ही नहीं। अच्छा किया आपने मुझे याद करा दिया कि इन लोगों ने भी सैकड़ों साल अपने बाल सफ़ेद कर दिए इस काम के अंदर। मतलब मैं सोच रहा था कि आप इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं, और चूँकि आपने फ्रेडरिक नीची का नाम ले लिया, मैं लोगों को बहुत कम इस बारे में बताता हूँ, लेकिन अल्लामा इकबाल जो हैं वो गोएटे से इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं थे जितने फ्रेडरिक नीची से थे। लेकिन चूँकि जर्मनी के एक और हुक्मरान थे जो भी फ्रेडरिक नीची से मुतासिर थे, इसलिए तारीख़ के कुछ पन्ने हमने फाड़ दिए। वैसे भी कोई बात नहीं, एक बड़ी मशहूर कहावत है, जो लोग तारीख़ को मस्क करते हैं तारीख़ उनको आगे चलिए सर। इक्विटी मार्केट एक्सटेंड लॉसेस, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स शेड्स फर्दर 41.14 पॉइंट्स। ओहो, ये क्या हो गया, मार्केट थोड़ी सी नीचे चली गई। चलो कोई बात नहीं, देखिए इतना तो ये जो कर्व चलता है, इतना इसका नेगेटिव फ्लो छोटे मोटे चलते रहते हैं। एक इतने ज़बरदस्त बूम, इतने लेवरेज के साथ हम ऊपर भी तो आए। देखिए कहाँ से टर्न हो रहा है, कहाँ से इंडक्शंस इसके अंदर इंडक्ट हो रही हैं, इंसर्शंस या इंडक्शंस कहाँ से आ रही हैं इसके अंदर। तो ये एक साइकिल है, अगर ये सस्टेनेबल, मेरा ख्याल है ये स्टिल सस्टेनेबिलिटी की उस पे है, फ्लो पर है। मैं इसको इस लार्जर एंगल में अगर आप देखें तो ये स्टिल सस्टेनेबिलिटी की मूड में। क्यों? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आप लेकर आए। डेवलपमेंट एकदम से, यानी कि यूं भी नहीं है कि बिल्कुल सुबह बूम पे थी और नीचे गिर जाए, यानी कि उसका अगर थोड़ा सा गिर भी जाती है उसका कर्व थोड़ा सा नेगेटिव स्लोप भी हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट इनर्शिया, जो साइकोलॉजिकल, जो इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजिकल जो मॉडल्स हैं या बिहेवियर्स हैं या इन्वेस्टमेंट ऑर्डर्स हैं, वो उसी तरीके से इनर्शिया में चल रहे हैं। अभी तक तो मार्केट उस तरह से खड़ी है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। अब क्या याद करा रहे हैं मुझे, इतनी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, नाजरीन को थोड़ा सा बताते चलें। इनर्शिया जो है ना, वो एक स्टेट हर चीज़ की होती है, एक कैफियत होती है हरकत में होना। जब इंसान एक हरकत में होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी, एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, मोमेंटम। जी बिल्कुल, इनर्शिया के साथ ही कनेक्टेड है ना, सही मैं कह रहा हूँ अगर तो। हाँ। तो एक चीज़ अगर हरकत में आ जाती है तो वो अपनी कैफियत को बदलती ही नहीं है। एक मैं वैसे बता रहा हूँ, अचानक नहीं बदल सकती अपनी कैफियत। ये न्यूटन के आपने याद किए होंगे, फार्मूला भूल गए होंगे। असल में अमूमन हमें तालीम ऐसी दी जाती है जो बिल्कुल गैर अहम किस्म की होती है या हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होती। आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, मैं परेशान हुए जा रहा हूँ। अच्छा खैर, एनीवे, खैर आपने जैसे कहा कि मार्केट का अपना एक इनर्शिया है, वो एकदम लूज़ तो नहीं करेगी, इसीलिए मैं लोगों को ये कहता हूँ। और मार्केट अपनी पूरी वैल्यू लूज़ भी नहीं कर सकती, ये भी एक जी वो जीरो सम नहीं हो सकता, नहीं पहुँच सकता उस पर। लेकिन आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें
कि दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं इनके अंदर जो लिवरेजेस और नफसियाती हद के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है, फ्यूचर वैल्यूज के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसका जो लिवरेज है वो इस इंडेक्स में बहुत बढ़ चुका है। जी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा चुका है, उसको कम किया जाए ताकि जो रियल वैल्यूज के ऊपर, रियल कैपिटल के ऊपर लगा हुआ जो पैसा है, जो लिवरेज को इतना बढ़ा देने से भी इंडेक्स बढ़ रहा है। ठीक है, एक पोर्शन आर्टिफिशियल बूम के तौर पर आ रहा है। आप देखें 2008 के अंदर भी अमेरिका में भी हुआ था कि जो स्टॉक मार्केट, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट थी, जो अमेरिका के अंदर स्टॉक मार्केट थी, वो ज्यादातर लिंक कर दी गई थी हाउसिंग के साथ और मॉर्गेज के साथ। उस मॉर्गेज का बबल जो है वो बस्ट हो गया था इसी वजह से कि उसका लिवरेज बहुत बढ़ा दिया गया था। 37% इंक्रीज उसके अंदर आ गया था और 37% के हिसाब से वो बढ़ता चला जा रहा था और एक वक्त ऐसा आया था कि उसका बढ़ना नंबर्स में बढ़ना हो गया था। जी जी, रियल में तो नहीं था वो। हम इस प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि अगर दाल माश के साथ अगर ये इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो दाल माश का रेट कम हो जाना चाहिए था लॉजिकली। ठीक है, दाल माश का रेट कम हो जाना चाहिए था, बेसन का रेट कम हो जाना चाहिए था, मार्केट में जो अंगूर बिक रहे हैं उसका रेट कम हो जाना चाहिए था, पंचर वाले की दुकान के ऊपर जो प्राइस एफिशिएंसी आ जाती है। जी बिल्कुल, उसका लिंक कनेक्टिविटी आ जाती है। अगर वो नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। देखिए, चीज़ों में सस्टेनेबिलिटी दूसरी जगहों पर आएगी। मैं अगर अच्छे न्यूट्रिशन का खाना खाता हूँ तो मेरे अंदर मेरी आंखें खुलती हैं, मेरा ब्लड प्रेशर सही होता है, मेरे बायोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खाना खाऊं और सिर्फ मेरी आंखें खुलें। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को, जैसे एक हमारे साबका सदर थे, उनके साथ ये आंखें खुलने वाला आपने मसला बता दी, वो बहुत सख्त बीमार हो गए थे, फिर उसी वजह से उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। फेसबुक के सदर थे वो बेसिकली। तो वो क्या हुआ कि वो यहाँ आए तो डॉक्टर ने उनसे मालूम किया आपको बीमारी क्या है। कहने मुझे आंखें बंद करता हूँ तो दिखाई कुछ नहीं देता, सुबह नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद दोपहर को फिर भूख लगती है, दोपहर को खाना खाता हूँ, फिर रात को भूख लगती है। बड़ी ही संगीन किस्म की बीमारी हो गई। बड़ी मुश्किल से वो मुल्क से गए। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, समझ आप गए। चलिए मैं थोड़ा सा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आता हूँ। सर, येलो मेटल यानी गोल्ड के मुतालिक ख़वातीन हमसे पूछती हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे आपको पता है मुल्क के अंदर जहेज़ एक लानत है, लेकिन सब लोग लेते हैं। नहीं, लानत नहीं, जहेज़, माजरत मेरी अगर कोई बात बुरी लगे तो। गोल्ड की प्राइसेस के बारे में ख़वातीन मालूमात करती हैं बेटी का जहेज़ बनाने के लिए। तो फिर भी माशरे का मसला, मैं इनको बता चुका था कि ये वक्त पर ख़रीद लें। तब तकरीबन सोना $1100 के आसपास था, अब 1300 से अबव है, 1337 शायद मैंने इसमें रेट पढ़ा। तो ये है कि मुकामी सतह के ऊपर भी इसके कुछ दाम हैं। वैसे इसका करंट रेट, आज का क्लोजिंग रेट ये देखिए, असल में क्या होता है, ये रियल टाइम होता है। जी जी, और हमारे पास जो अखबार में हम पढ़ते हैं ये पिछली रात का होता है। तो ये तकरीबन 1337 रुपये 1337 रेट्स बता रहा है इसका। और हमारे यहाँ चूँकि प्रोएक्टिव रेट्स गोल्ड के मेरे ख्याल नहीं होते, दिन का रेट खुलता है, मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ। गोल्ड इन तोला टर्म क्लोज्ड एट 52,000 रुपीज़ 464 और 10 ग्राम जो है वो 45,027 रुपये का बिका है। तो ये इससे निस्बतन थोड़ा सस्ता था। तो वेडिंग सीजन से पहले मैंने बताया, सोने की कान में काम करता था मेरा बाप, ठीक है, और लोहे की चूड़ियाँ पहना के रुखसत किया अपनी बेटी को। हाँ हाँ हाँ, बड़ी मशहूर कहावत है। जी बिल्कुल, बड़ी मशहूर कहावत। तो ये जो लेबर वेजेस हैं जितनी भी, मैं पिछले प्रोग्राम में ये जिक्र कर चुका हूँ, लेबर वेजेस मेरे पास 15,000 रुपये मैक्सिमम जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी हैं। और इस 15,000 रुपये पे तकरीबन 50 to 60% पॉपुलेशन काम कर रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, दिस बी अ नेशनल इशू लाइक अमेरिका? जी बिल्कुल। हाँ, तो आपके यहाँ तो प्रोविंशियल लेबर डिपार्टमेंट्स अलग-अलग देते हैं ना? क्योंकि नहीं, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, दूसरी स्टेट्स में जो है अमेरिका की, वहाँ पे लेबर वेजेस जो है ना पर आवर के हिसाब से वेरी करता है। और ये हो भी सकता है क्योंकि हर एक का अपना अपना मैकेनिज्म है, इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है। लेकिन जो गोल्ड प्राइसेस है उसकी दो कनेक्टिविटी है। एक तो ये कि मेरी जो वेजेस हैं, 15,000 रुपये जो सरकार ने मिनिमम करी है। सबसे पहले तो हम मिनिमम के ऊपर एस्टिमेट्स कर लें। मिनिमम के ऊपर अगर 60% पॉपुलेशन है तो ये जो 3.5 टाइम, जरा गौर से सुनिएगा, 3.5 टाइम पर तोला या 11.46 ग्राम जो है यानी कि वो अपनी 3 महीने ना कुछ खाए, ना कुछ पहने, ना कुछ सोए, वो 3 महीने अपनी सारी की सारी सैलरी या जो इनकम है वो अपनी बचाए, अगर उसको मिनिमम वेज मिल रही है तो वो 3.5 महीने में 1 तोला लेने के काबिल हो जाएगा और 1 साल में 4 तोला। ठीक है, 1 साल में 4 तोला अगर कुछ भी नहीं करे। तो ये जो परचेजिंग कैपेसिटी है फ्रॉम द मिनिमम वेज तोले के
ये बहुत मुश्किल है। मैं आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू हो रही है, नाजरीन को थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा ये क्या फिनोमेना है और ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कहीं कहीं ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। सोने की कीमत से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक मुल्क के अंदर जो ये ख़रीदने की आपकी जो सलाहियत है वो कितनी है, क्या कितनी परचेजिंग पावर। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही डॉक्टर बिलाल अहमद साहब के साथ। ये कुछ बता रहे थे सोने के साथ ताल्लुक़ लोगों की आमदन का, लेकिन ब्रेक में डॉक्टर बिलाल अहमद साहब नाज फातिमा साहिबा का सवाल आया है और वो ये कह रही हैं कि इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। ये बातें सिर्फ लेक्चर में अच्छी लगती हैं जो कि एकेडमिक हों। तो और ख़ास तौर पे उन्होंने आपसे पूछा है और वो लिखा है बिलाल भाई। तो ये आपकी तरफ उन्होंने ये सवाल किया है। देखिए सवाल करने वाले का जवाब ज़रूर देना चाहिए। इसकी सवाल में उन्होंने अपना जवाब भी दिया है। अच्छा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी जो अब मैंने इसका एक छोटा सा इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें फेवरेटिज्म और सेल्फ इंटरेस्ट, अच्छा इस इंटरेस्ट के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट भी शामिल है, लोकल इंटरेस्ट भी शामिल है, नेशनल इंटरेस्ट भी शामिल है और इसको एक पूरे पैकेज में जमा करके इसको लिंक किया जाता है ग्लोबल और इंटरनेशनल पैकेज के साथ। वो दोनों आपस में जुड़कर ये मार्केट ऊपर नीचे होती है। ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। नाज साहिबा से एग्री करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना लेक्चर के तौर पे बता दी जाएं कि इनर्शिया मोमेंटम भी अच्छी तो लगती हैं, बिल्कुल टीवी पे बैठ के अच्छा तो लगता है, लेकिन हकीकत के अंदर मैंने ये अपने लेक्चर्स में कहा है कि इस अंगूर के रेट क्यों नहीं इंप्रूव हुए, क्यों नहीं 15 रुपए की रोटी इंप्रूव हुई, क्यों नहीं दाल माश के जो ना रेट्स लिंक हैं इसके साथ, क्यों नहीं एक जो पतारे के ऊपर बैठा हुआ जो अखबार बेच रहा है, जो मोची है, जो बराबर के अंदर जो है ना दर्जी है, उसके ऊपर स्टॉक मार्केट की बारिश क्यों नहीं हो पा रही, वहाँ उसका सस्टेनेबल मॉडल क्यों नहीं बन पा रहा। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद उठाए हैं जिसका जो ये इस चीज़ की दलील है कि लेक्चर वर्सेस रियलिटी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। बड़ी आम बात की आपने। इसके साथ साथ कैप्टन उमैर मियाँ पायलट साहब हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, गिलगित से प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके मतलब मुल्क के सारे हिस्सों के अंदर हम देखे जा रहे हैं, मुल्क से बाहर भी देखे जाते हैं। जी बिल्कुल। और जो लोग कहते थे कि हम मुल्क से बाहर देखे जाते हैं वो फिर अब मुल्क में भी देखे जाते हैं। नहीं खैर एनीवे, यहाँ पे थोड़े मेरे पर जलना शुरू हो गए। खैर जो बातें भी जो कर रहे हैं वो भी पर जलने वाली हैं। अमरीन बुखारी साहिबा ने हमसे पूछा कि अली नासिर भाई आप ही हैं। बिल्कुल जी मैं ही हूँ। मेरा फ़ेसबुक का पता मैं वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ। दोबारा से आपको बतला देता हूँ, नया फ़ेसबुक का ढूंढने का तरीका जो है @अली नासिर ECO, एलिफेंट के लिए E, अली नासिर ECO, E फॉर एलिफेंट, C फॉर कैट एंड O फॉर ओहो। ये तमाम इत्तिफाकन है, ख़ुद मैंने अपनी तरफ से नहीं किया। इस पर आप ढूंढ लें और फेसबुक के पते बिज़नेस प्लस के वक्तन फ़वक्तन आपके सामने स्क्रीन पर आते रहते हैं। उस पर मैं अमूमन टैग्ड होता हूँ, तो आप उसके ज़रिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर भी बिज़नेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, उस पर भी मैं टैग्ड होता हूँ। आप चाहें तो मुझसे ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब माजरत आपकी बात अधूरी रह गई है, आप बता रहे थे कि गोल्ड प्राइसेस के साथ किस तरह आप कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हैं वेजेस का। जी हिस्टोरिकली, क्योंकि आपको याद होगा एक वक्त था जब हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो है वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू चला करती थी और हमारी इकोनॉमी की जो करेंसी थी, करेंसी के पीछे मेटल हुआ करता था और वो आमतौर पे गोल्ड मेटल ही हुआ करता था। जी। तो गोल्ड मेटल को लिंक करना इकोनॉमी के अंदर ये हिस्टोरिकल भी है, बिहेवियरल भी है और नेचुरल भी है। अब क्योंकि गोल्ड इस इकोनॉमी के बैक पे से हट चुका है, करेंसी की बैक पे से हट चुका है और पेपर करेंसी पर हम आ चुके हैं, लेकिन हिस्टोरिकली अगर इसको देखें तो एक ऑन्स के लिए आपको कुछ डॉलर्स मिला करते थे जी, अब वो ख़त्म हो चुका है। तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि 10 ग्राम सोने के मुताबिक 10 ग्राम सोने के मसावी एक मिनिमम वेज कॉन्सेप्ट था। मिनिमम वेज के डिटरमिनेंट्स कुछ और हैं जिसमें खाने का, पीने का, रहने का, रोटी कपड़ा और मकान जो इंडिकेटर्स हैं 3, इनको शामिल किया गया था जी। तो ये हिस्टोरिकली जो है ये बात चलती आ रही है और ये फिनोमिना है और इकोनॉमी इंडिकेटर्स के अंदर इसको सस्टेनेबल इंडिकेटर माना गया है और रियल इंडिकेटर है, यानी कि ये डिजिट्स के ऊपर नहीं खड़ा हुआ बल्कि मेटल के ऊपर खड़ा हुआ है। जी। तो उस वक्त से लेकर अब तक ये एक रिलेशनशिप क्रिएट है, इसको बनाया गया है और इसके ऊपर बहुत तहकीक की गई है, गूगल पे जाके सर्च किया जा सकता है। हम उसका वो बहुत बड़ी डिस्कशन है, उसका कंक्लूजन ये है कि एक आम जो लेबर काम कर रही है वो 10 ग्राम सोने के मसावी मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट पे चलेगी। अगर वो इससे नीचे है
तो वो सस्टेनेबल मूड में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, वो मयारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका इतना अच्छा नहीं होगा। ये एक कॉमन परसेप्शन है, इकोनॉमी के अंदर भी है और सोशल साइंसेस के तमाम सब्जेक्ट के अंदर ये पाया जाता है कि इनकम ही से वो अपना मयार ज़िंदगी बढ़ाएगा, या स्टेट बढ़ाए या खुद बढ़ाए या मार्केट बढ़ाए या तीनों मिलकर प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ एक इंडिविजुअल का, हाउस होल्ड का और इदारों का जो है ना मयार बढ़ाएं। तो गोल्ड इसके अंदर जो है ना अपना किरदार अदा करता है। अच्छा, जो है मैंने कोशिश की 3-4 दिन सवाल इकट्ठे कर लूँ फेसबुक पर, तो मैंने कहा आज जो जिसके थे वो मैंने कहा मेंशन कर दूँ। आज की तारीख़ में तो नहीं है ये, लेकिन पूरे हफ्ते के अंदर जो आए उनसे इंतखाब किया है मैंने। रोमेल दादा साहब ने रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के बारे में बताया और पूछा भी कि उनकी कीमतें क्या हैं, उसके मुतालिक आपको बताते हैं, लेकिन आपका सवाल मिल गया। आदिल खान साहब जो हैं हमारे, उन्होंने OGDCL के शेयर की कीमत के बारे में मालूम करने की कोशिश की है। मेरे प्यारे भाई, मैं सोशल मीडिया या वैसे भी इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर कमेंट नहीं करता, मैं भी मेरे खिलाफ भी, हाँ, यानी कि जी। और इसके अलावा रहीम रोज़ियानी साहब ने जो है वो गुफ्तगू की थी कि पाकिस्तान के अंदर फ़िश के प्राइसेस, पोल्ट्री के प्राइसेस, इसके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया था और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। शायद जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जो फीड भी तैयार होती है वो क्या उसकी कीमतें हैं वगैरह वगैरह। मुझे इस मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत पता है, अगर आप उसको तफसील से कुछ डिस्कस करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है। फिशरी जो पाकिस्तान के अंदर जो फिशरी है या जो पोल्ट्री की जो सनत है, असल में ये एग्रीकल्चर की एक सब्सिडीजरी होती है और इसका जो लिंक है वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ तो होता है, क्योंकि ये हमारा जो समंदर है वो अर्बन फिनोमिना है और इसकी जो फिशरी का यहाँ पर आ रहा है। लेकिन फिशरी के अपने डायनामिक्स हैं, फिशरी की जो लेबर इश्यूज हैं और फिशरी के जो इनका जो सवाल तो खैर उनकी कीमतों पे था, बिल्कुल इसकी कीमत सीजन के ऊपर लिंक करता है, डिमांड के ऊपर लिंक करता है और जो क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कि चिकन है और बीफ और मीट है, उसकी प्राइजेज इसके साथ लिंक हैं। और कॉमनली ये पाकिस्तान के अंदर फिशरी जो हमारे जो फूड आइटम्स के अंदर फिश इतना सस्टेनेबल आइटम भी नहीं है कि जो प्रॉपर्ली हमारे दस्तरखान की जीनत हो। नहीं तो इस वजह से ये फिश एक तो एक्सपोर्ट, वी आर नॉट फिश ईटिंग कंट्री, वी आर नॉट राइस ईटिंग कंट्री, वी आर नॉट फिश ईटिंग कंट्री। तो हमारे लिए फिश को एक्सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। और फिश की एक्सपोर्ट भी इतनी कोई तसल्ली बख्श जो है उसमें नहीं है। हम जितनी कंज्यूम कर रहे हैं वो हम उसमें खुद ही अपने उसमें कंज्यूम कर रहे हैं। थोड़े गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट के बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर मेरी जो पसंदीदा मछली मैं आपको बताता हूँ और बड़ा उसका पोटेंशियल है पाकिस्तान में, उसका नाम है रेड स्नैपर, जो हमारे यहाँ हीरा के नाम से बिकती है। तो ये मछली है नाजरीन जो कि आपको बिल्कुल चिकन के फ्लेवर की लगेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें रिवायती तौर पर वो बू नहीं होती, मैं उसे कोई और पर्टेन नहीं करना चाह रहा, जो आम मछली के अंदर पाई जाती है पकाने के बाद, और बड़ा इसका अच्छा टेक्सचर है, खूबसूरत है, आपने तो बहुत खाई होगी। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर अमूमन, मैं कहता नहीं अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये जो मछली आपको खिला देते हैं ना, वो बेसिकली शार्क मछली आपको खिला देते हैं ये, और वो बड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में पाई जाती है। उसको ये बहुत छोटी जब होती है शार्क मछली तो उसको पकड़ लेते हैं और उसको काट कूट के आपको खिला देते हैं। तो बहुत सारे जो मकतब फ़िक्र हैं, यहाँ मैं दूसरी एक और बात कर रहा हूँ, वो ज़रा इस बारे में होशियार रहें, क्योंकि हमारे यहाँ शार्क मछली बहुत ज़्यादा लोग खिलाते हैं और उनको कोई परवाह नहीं इंसानियत की, क्योंकि आपको पता है कि वैसे भी तो किस किस जानवर के गोश्त को ये लोग बेच रहे थे। मेरे ख्याल वो आयशा मुमताज़ साहिबा ने पकड़ा भी था वो गोश्त, उसके सैंपल भी गए, लेकिन उसका टेस्ट सामने नहीं आया कि वो किस जानवर का गोश्त था। लेकिन मेरे ख्याल ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का शक दुरुस्त हो, लेकिन यह कि वैसे बता रहा हूँ आपको कि ये है। और फिशरी का बड़ा पोटेंशियल है सर पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, फिशरी की पोटेंशियल का आलम ये है कि बहुत बड़ी सनत है ये, और इसके अंदर आपको पता है मैं आपको इसकी इकोनॉमी के बारे में बताता हूँ कि डेली 7 से 8 करोड़ की करप्शन का एस्टीमेट से 2007-2008 में और भत्ते का ये आप अंदाजा लगाएं कि अगर इतना बड़ा एक छोटा सा अमाउंट उसमें से निकल रहा है तो इकोनॉमी कितनी बड़ी है ये। जी बहुत बड़ी होगी, ठीक है। ये सिर्फ ये भी एक एस्टीमेट्स होते हैं, इन एस्टीमेट से हम इकोनॉमी का अंदाजा लगा सकते हैं। और आप देखें कराची के अंदर जो पुराना जो कराची है, कोलाची, या जिसे ये जो उसका ताल्लुक जो है वो फिशरी से ही, मुबारक गोट और इसके जो बराबर के अंदर जो बैठे हुए जो लोग हैं वो 200 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो लोग 200 साल से फिश के ऊपर ही बेस कर रहे हैं। और कराची की आबादकारी में फिशरी का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए ये जो लियारी और इसके आसपास के जो इलाके हैं, फिशरी के जो बेल्ट, इस बेल्ट के अंदर जो है ना फिश बहुत बड़ा
जरिया माश है, जरिया माश है, सही कह रहे हैं। और इब्राहिम हैदरी के बैग के ऊपर झींगा और वो जो खवातीन है। लेकिन इस सेक्टर के अंदर फिशरी के अंदर शदीद जो है वो लेबर कानून के वायलेशन है। आप सर्वे करें, मैं कुछ एक दो इदारों के साथ जो फिश के ऊपर काम करते हैं उनके साथ रिसर्च मुझे मौका मिला, मैं उन खवातीन के साथ मिला हूँ। आप यकीन कर, उन जो फिशमैन हैं, जो फिशरमैन हैं, आप यकीन कीजिए बड़े शदीद जो है वो माशी साल के अंदर वो लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर उनका वो रेट निकालें तो बहुत जोर लगा के 80 रुपए पर डे बन रहा है। मेरे ख्याल से गोट इब्राहिम हैदरी वाले लोग भी जो हैं वो इसी से मुंसलिक हैं। इब्राहिम हैदरी है और ये वहां पर भी फिश एक हार्बर बनाया हुआ है, बिल्कुल है ना। वहाँ पे फिश पकड़ कर आती है और वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। झींगा जो है वो साफ करती हैं, आपको पता है झींगा साफ करती हूँ। 40 रुपए पर डे पे काम कर रहे हैं, 60 रुपए पर डे के ऊपर काम कर रही है। ये $0.6 है, $0.6, यानी कि अगर $2 के ऊपर जो है वो $2 पर पॉवर्टी कैलकुलेट होती है। और क्लीन द शेल्स, जी बिल्कुल क्लीन द शेल। तो अब देखिए कि ये यानी कि $1 भी पूरा नहीं कमा पा रही है वो औरत जो कि 8 घंटे काम करती है। देखिए बड़ा सही कह रहे हैं आप, माशी इस्तेहसाल है इस फिल्म। अच्छा, मुझे फर्स्ट हैंड ये देखने का इत्तेफाक हुआ, ये इसका आई गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। वही जो उस्ताद जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, वो जब हमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो हमें वहाँ लेकर गए, तो उन्होंने हमें विलेजेस की स्टेट बताई कि जस्ट ए कपल ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ कराची, मेन स्ट्रीम, यही बहुत पॉश इलाकों से, जी, ऑल यू नीड टू डू इज यू गो देयर एंड यू रियलाइज कि वहाँ पर गुर्बत का क्या आलम है, लोगों की जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो कितने ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात पैदा हैं। और हमारे यहाँ अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको गद्दार कह देते हैं। तो वहाँ पर ये है कि उन बेचारों के साथ भी, बड़ा फिशर फोक वालों के साथ भी, भाई को गलत नहीं समझ लेना, फिशर फोक वालों का भी यही इशू है। लेकिन मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, आई फाउंड दोज पीपल, दे वर वेरी कंसर्न फॉर देयर ओन पीपल, एटलीस्ट दे वर रेजिंग द इशू, बट आई डोंट नो, मे बी समटाइम्स पीपल मिस इंटरप्रेट व्हाट इज बीइंग सेड, समटाइम्स व्हाट पीपल से। मैं फिर बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, कभी कभार जो लोग कुछ कहते हैं वो असल में उनका मतलब वो नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट और उसका बैकग्राउंड देखना, पर्सपेक्टिव होता है। और बड़ी गुर्बत, एब्जेक्ट पॉवर्टी के अंदर वो लोग हैं। यही आपने बताया, मुबारक विलेज की आपने बात की, आइलैंड जो हैं हमारे दो, आपको पता है जितनी भी ये फिशर फोक फोरम्स हैं या फिशरी इंडस्ट्री, फिशरमैन हैं, आप जाएं कराची के अंदर 1500 लोग, जरा गौर से सुनिएगा, 1500 से 2000 लोग मुबारक विलेज पहुंच जाते हैं और वो मुबारक विलेज की जो आबादी है वो भी 1500 है। और वहां पे जाके 30-30 लाख की गाड़ियां खड़ी होती हैं, नंबर 1, वहां से उतरती हैं अच्छी फैमिलियां, KFC के बर्गर उनके साथ होते हैं और अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ, अच्छी ट्यूब्स के साथ वो समुद्र में जाके नहाते हैं, फिर वो वापसी आते हैं और चले जाते हैं और वहां पे दबा के कचरा फेंक के चले जाते हैं। उनका पूरा का पूरा जो फिशरी का जो मुबारक विलेज है, जो पूरा का पूरा वो एनवायरमेंटल तबाह हो चुका है। और दूसरी बात ये कि वो 1500 लोग, जरा गौर से सुनिएगा, 1500 का वो कस्बा है, 1500-2000 हाउस होल्ड होंगे, आबादी है, 2-2.5 हज़ार लोग आ जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए हर सैटरडे और संडे को। आम दिनों में कम होता है ये। आप देखें, अपने आबादी से 2 गुना को ज्यादा को वो कंज्यूम करता है। लोग वहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते चले जाते हैं। पूरा का पूरा निजाम वहाँ का तबाह हो गया। अच्छा, एक गुजारिश, आपने चूंकि खूबसूरत बात की और दूसरा एक जो चीज मैं बताने वाला था आपको, आप ये देखिए कि वहां पर ओपन डेफिकेशन है, ओपन डेफिकेशन है जी। कराची से जस्ट 20-25 किलोमीटर दूर वहां पर आउट ऑफ टॉयलेट, आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ हॉस्पिटल, आउट ऑफ शेल्टर, और वहां पर KC की लाइट नहीं पहुंची हुई, पीने का साफ पानी नहीं है, समंदर के सामने बैठे हैं वो लोग। मैंने टैंकर आता है ना, वैसे पानी का टैंकर होता है। जी, मैं पानी का टैंकर पानी में ही चलता हुआ। एग्जैक्टली, अभी मैं यही कहने वाला था। क्या मैंने वहाँ पे पानी की यूटिलिटी को ऐसे पाया, मैंने कहा मुझे पीने का साफ पानी कैसे मिलेगा? उसने बोला जी मिल जाएगा। बिल्कुल वही कश्ती के अंदर, ड्रम के अंदर मिनरल वाटर की बोतल लेके वो मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आया। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि पाकिस्तान के समुंदर के अंदर हमारे बड़े असासे जहाँ हैं, नवादरात वगैरह होते हैं, कुदरती वसाइल होते हैं, बहुत से जजीरे हैं। आप हैरान होंगे नाजरीन, बहुत सारे जजीरे हैं, सिर्फ इस वजह से आबाद नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर वसाइल का फुकदान होने की वजह से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वहाँ कुछ हो नहीं पा रहा। तो मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के तमाम उन इदारों की जो इन चीज़ों की देख रेख करते हैं कि इन जजीरों को डेवलप करें। टूरिज़म के भी बड़े काम आएगा। जैसे आप कहा कि लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको घूमने फिरने का बड़ा शौक़ होता है, तो वहाँ पर भी पीपल आर गोइंग टू हैव वेरी नाइस टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जजीरे हैं पाकिस्तान के जो
कोस्टल जो आप कह लें रीजन है, यहाँ पे हमने बहुत सारे जजीरे हैं, लोग हैरान हो गए, पोटेंशियल बहुत है, हमने उसे ज़ाया इसलिए किया हुआ। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे जजीरे हैं जो बाकायदा समुंदर की सतह बढ़ने पर गायब हो जाते हैं, कुछ ऐसे जजीरे हैं जो समुंदर की सतह से काफ़ी ऊपर हैं जी, वो तो वो अपीयर होते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के हैं जो कि पक्के मुस्तनद अच्छी बने हुए हैं, अच्छा, कुदरत के बनाए हुए। आपके इल्म में कि बलूचिस्तान जो कराची से तो करीब ही है, चंद 100 किलोमीटर के ऊपर हिंगोल नेशनल पार्क है। जी 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 जी। अच्छा, हिंगोल नेशनल पार्क में एक खूबसूरत मंदिर है और उस मंदिर की अपनी ब्यूटी है, ठीक है, आप जाएं और आप उसको जाके देखें। अब ये रिलीजन कॉन्टेक्स्ट को माइनस किया जाए, लेकिन उसकी मेरा प्रोग्राम देखने वाले तो पाकिस्तान के हर मजहब, पाकिस्तान में बसने वाले हर मजहब के लोग जी। अच्छा, ये भी तो मैं अगर मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और हम जो है वो टॉलरेंस का जो सबके मजहब का एहतराम करना होता है, उनकी क्या खूबसूरत जगह है वो जी, और उसकी ब्यूटी को आप जाके देखिए, आप वाकई आप क्या कहते हैं, दिल फरोज हो जाएंगे। आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, आप थोड़ा और नजदीक आ जाएं। किरथर नेशनल पार्क भी तो है जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल कराची के साथ ही है। सर, नेशनल पार्क हमारे मुल्क में बहुत हैं, लेकिन तफरीगाह नहीं है वो, या तो वो डाकुओं की आमद क्या कहते हैं, आमाजगाह कहते हैं, सॉरी। तो अब वो ये कि हमारे यहाँ तो और भी है, आपको पता है कि हमारे यहाँ सिंध में एक मरी भी है, कहते हैं, मैं गया नहीं, अब दादू शहर के नज़दीक है जी। अब सफ़र लंबा है, रोड अच्छा बन चुका है, अब रोड अच्छा बन गया है, मेरा खुद जी चाहता है कि मैं जाऊँ। अच्छा, ये रास्ता ज़्यादा बेहतर है अगर आपको जाना हो। हाँ, इस साइड तो टूरिज्म को डेवलप करना हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल। टूरिज्म जो है बहुत सारे, कोई 30-35 ऐसे कंट्रीज हैं जो जिनकी टूरिज्म ने उनकी मईशत को रीढ़ की हड्डी दे रखी है जी। और हमारे मुल्क के अंदर ही अलमिया ये है कि डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया, लेकिन जाते जाते बताते चलो कि अलमिया ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी जो खंडरात हैं, पुराने खंडरात हैं जी, मोहनजोदड़ो, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा भी जो हैं टेक्सला में भी मौजूद हैं, ये सब तो, लेकिन मोहनजोदड़ो के उससे पुराने तस्वुर किए जाते हैं, ऐसा मेरा ऐसा ख्याल है। और उस पर भी हिंदुस्तान ने अपना हक जमा लिया है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे फिल्म बनाने वाले जो हैं वो ज़्यादा इस चक्कर में पड़े रहे कि उनको दुनिया में पजीराई, मुल्क की बुरे इमेज को प्रोजेक्ट करके मुल्क को बुरा कहकर मिलनी थी। उन्होंने अपने ही मुल्क के असासों के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बनाया। बड़ी खूबसूरत तारीख़ है मोहनजोदड़ो की, लेकिन आप उसको खुद जानबूझ के छुपाते हैं, अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाते हैं। दुनिया जहां में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की एक अलामत है, हमारी सिविलाइजेशन की एक अलामत है, उसके बारे में पढ़ें, जानने की कोशिश करें, और फिल्म ना देखें, फिल्म के अलावा कुछ किताबें भी पढ़ लें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने शो देखा। डॉक्टर बिलाल अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।